हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो ISO 45001 2018 के बात करेंगे। तो ISO 45001 एक क्या है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जिसको क्या है कि ISO ने क्या है कि इसको प्रिपेयर किया है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या होते हैं कि कई कंट्री, NGO, इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर्स हैं। और ISO का पर्पस है कि ऐसा कोड्स एंड स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए कि हर कंट्री में सेम ही कोड और स्टैंडर्ड को क्या है कि अडॉप्ट किया जाए। तो ISO 45001 2018 में आया। इसके पहले ओसाज 18001 जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था उसका यूज ऑर्गेनाइजेशंस करते थे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। 2018 में ओसाज 18001 क्या है कि विड्रॉन्स हो गया, उसकी जगह ISO 45001 2018 रिप्लेस हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉरवर्ड था, अभी बात कर लिए, फिर इंट्रोडक्शंस आते हैं, फिर क्लाउज आते हैं, फिर एनेक्चर्स आते हैं। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शंस में बात करते हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या है कि 5 चैप्टर दिए हुए हैं। पहले क्या है कि बैकग्राउंड दिया हुआ है, सेकेंड में एम ऑफ एंड OHS मैनेजमेंट सिस्टम दिए हुआ है, फिर क्या है कि सक्सेस फैक्टर है, फिर PDCA साइकिल्स है, फिर कंटेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी क्या है कि इसके कंटेंट्स ये सब दिए हुए हैं। तो ये इसमें क्या है कि 5 चैप्टर थे इंट्रोडक्शंस में। अब क्या होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि कहीं पे भी जहां दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी है तो वहां का ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि वहां वर्कर्स इफेक्टेड हो जाए, या क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति जो उससे जुड़े हैं, उस एक्टिविटी से जुड़े हैं, वो इफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के कन्फर्मेंस को इंश्योर करे और फ्यूचर्स में होने वाले दुर्घटनाओं को रोके। सेकेंड एम था। तो एम्स में भी आते हैं कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित रिस्क है उसको क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, अपॉर्चुनिटी को क्या है कि फाइंड आउट करें और फिर क्या है कि इम्प्रूव करें। यानी क्या है कि जो हैजार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको क्या है कि हम लोग एलिमिनेट करें। OHS से जुड़े जो रिस्क हैं उसको क्या है कि हम लोग अप टू टॉलरेबल लेवल तक क्या है कि कम करें। अब सक्सेस फैक्टर आता है। सक्सेस फैक्टर का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई हम लोग सिस्टम्स को क्या इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सक्सेस फैक्टर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है, लीडरशिप क्या है, फिर क्या है वर्कर को हम लोग पार्टिसिपेट प्रोग्राम में करवाते हैं कि नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है कि नहीं, सही से हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या है कि आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि नहीं, सही से प्रोग्राम्स डेवलप किए हुए हैं कि नहीं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है तो सही से उसको आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो ऐसे कई फैक्टर है जिसपे सक्सेस फैक्टर डिपेंड आता है। अब आ गया PDCA साइकिल्स। तो PDCA साइकिल का मतलब हो गया प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो इसका मतलब हो गया प्लान्स में होते हैं कि हम लोगों को OHS रिस्क को डिटरमाइन करना है, एक्सेस करना है, OHS अपॉर्चुनिटी को क्या है कि आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर वर्क करना है, ऑब्जेक्टिव को क्या है कि हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है, प्रोग्राम को डेवलप करना है, पॉलिसी को क्या है कि पॉलिसी को हम लोगों को क्या है कि बनाना है। और फिर क्या हो गया डू का मतलब हो गया इम्प्लीमेंट द प्रोसेस एज प्लान, यानी जो भी प्रोग्राम ये सब डेवलप किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। चेक का मतलब हो गया कि हम लोग मॉनिटर करेंगे, मेजर्स करेंगे कि जो भी वहाँ पे प्रोग्राम सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए हो वो सही से चल रहा है कि नहीं। फिर एक्ट में आते हैं कि हम लोग जो भी वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे चेकिंग किए उसमें क्या गैप्स हुए, तो क्या होगा कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो टर्म बोलते हैं तो एक्ट का पार्ट है। तो PDCA साइकिल को क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक किया गया है। P का मतलब होता है प्लान्स, D का मतलब हो गया डू, C का मतलब चेक, A का मतलब एक्ट, यानी प्लान्स यानी ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिस्क हैं उसको कंट्रोल्स करने के लिए प्लान्स करने,
फिर डू का मतलब हो गया उसको क्या है कि इम्प्लीमेंट करना। चेक का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम चेकिंग्स करना। इसमें क्या हो सकते हैं कि सुपरविजन्स हो सकते हैं, मोनिटर्स हो, मोनिटरिंग ये सब हो सकते हैं। फिर क्या हो गया कंटिन्यूअल इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये वन डे प्रोसेस नहीं है। फिर क्या लास्ट में कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है, तो इसमें क्या था, फर्स्ट में फॉरवर्ड था। फिर क्या होता है चैप्टर 1 में क्या इंट्रोडक्शंस आते हैं। फिर उसमें क्या है कि कई सब पार्ट्स आ गए, जिसको क्या है कि अभी हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद क्या होता है कि क्लाउज आते हैं, क्लाउज 1 to 10। उसके बाद जो आता है तो एनेक्चर्स आता है। तो इसमें क्या है कि क्लाउज 1 जो है तो वो स्कोप है। स्कोप का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये चाहता है कि हमको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, तो इस कोड के थ्रू जा सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित पॉलिसी को डेवलप कर सकता है, उसको क्या है कि इम्प्लीमेंट कर सकता है। और इससे क्या है कि उसको जो बेनिफिट्स होंगे तो क्या है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं वो भी फुलफिल होंगे, जो उसका ऑब्जेक्टिव है दुर्घटना को रोकने का, ये सब फुलफिल होंगे। तो ये स्कोप में था। सेकेंड में नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस इसमें कोई नहीं है। थर्ड में टर्म एंड डिफिनेशंस है, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से टर्म्स है उससे संबंधित को क्या है कि इसमें डिफाइंड किया गया है। इसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि लंबा ये क्लास हो जाएगा। इसको अलग से क्या है कि फिर से टर्म एंड डिफिनेशंस की हम बात करेंगे। फिर क्या होता है कि क्लाउज 4 में होता है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इशू हैं उसको क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें। लीगल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें। फिर से आ जाता है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल एम्प्लाई हैं, मिडिल लेवल एम्प्लाई हैं, सब में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सेफ्टी की ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के प्रति पॉजिटिव्स होना चाहिए। वहाँ पे क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी तो क्या है कि डिफाइन होना चाहिए, यानी क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी बना होना चाहिए। फिर क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। फिर होता है कि वर्कर को क्या है कि हम लोगों को हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट्स करवाना है, टाइम टू टाइम उनसे क्या है कि कंसल्ट करना है कि जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह की परेशानी है, किस तरह के वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से जुड़े रिस्क हैं, इसको कैसे कंट्रोल्स कर सकते हैं, तो वैसे हम लोगों को करना है। फिर हो गया प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग बात कर लिए कि हमको क्या है कि हैजार्ड्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रिस्क को क्या है कि आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या है कि एक्सेस करना है और अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दूसरे कई भी पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे क्या होगा लीगल रिक्वायरमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे किस तरह के लीगल रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है, फिर उसके अनुसार क्या है वर्क करें। ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि हम लोगों को वर्क करना है। फिर 7 क्लाउज में आता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब हो गया कि एडिक्वेट रिसोर्सेज रहना चाहिए। क्या जो रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है, कंपटेंस, यानी क्या है कि उनको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग्स रहना चाहिए। फिर क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित उनके बीच अवेयरनेस होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के रिस्क हैं और उसको कैसे कंट्रोल्स कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशंस में कोई गैप ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या है कि जो भी रिकॉर्ड ये सब रहते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फिर 8 क्लाउज में आते हैं ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल प्लानिंग, इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल्स आते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज ये सब आते हैं। हायरार्की ऑफ हैजार्ड कंट्रोल्स आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है कि हैजार्ड को कैसे कंट्रोल्स करना है, जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स जो होते हैं, फर्स्ट में एलिमिनेशंस होते हैं, सेकेंड्स में अपना क्या होता है सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, थर्ड में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स मेथड, फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव, 5 में पीपीई। तो ये हायरार्की के थ्रू हम लोग वर्क प्लेस पर जो रिस्क है उसको क्या है कि कंट्रोल्स करते हैं। फिर क्या होता है कि कोई चेंजेज होते हैं कि प्लांट्स में कोई चेंजेज हुआ, डिजाइन में चेंजिंग हुआ, लॉ में चेंजिंग हुआ,
तो ये क्या है कि हमको सबसे शेयर करना है, सबको जानकारी देनी है। ये नहीं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, शेयर नहीं करें। फिर प्रोक्योरमेंट में कि जो भी कंट्रैक्टर्स है या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित हम लोग क्या है कि रिस्क को उनको जानकारी दें, या जो कुछ प्रोडक्ट ये सब परचेज कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के रिस्क हैं ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हम सब लें। फिर अपना आ जाता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जो आता है ये ऑपरेशंस में ही आते हैं क्लाउड में, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स होना चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्सेज होना चाहिए, टाइम टू टाइम फायर ड्रिल मॉक ड्रिल्स होना चाहिए। यानी क्या है कि किसी तरह की इमरजेंसी हो तो उसको क्या है कि सही से टैकल किया जा सके, कम से नुकसान हो। फिर होता है कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, तो हम लोगों को क्या है कि टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, जिसमें क्या होता है कि कई मेथड्स हो सकते हैं कि हम लोग कैसे, हम लोग की फ्रिक्वेंसी रेट्स ये सब होते हैं, उसके थ्रू क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, सेवेरिटी रेट्स हो गए, एक्सीडेंट्स रेट्स हो गए, फिर कुछ हो गया कि हाँ सर्वे, ये सब ट्रेनिंग के डाटा ये सब कलेक्ट करके जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर, और ऑडिट्स भी इसमें आता है कि इंटरनल ऑडिट ये सब करके हम लोग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, और जहाँ पे गैप लग रहा है, जहाँ पे लग रहा है डिफिशियंसी, तो उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट रिव्यू भी आता है कि हम लोगों को क्या है कि टाइम टू टाइम मैनेजमेंट रिव्यू भी करना है। फिर लास्ट जो क्लाउज आता है वो इम्प्रूवमेंट आते हैं कि हम लोगों को क्या है कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो जो भी फाइंडिंग रहता है उस पर क्या है कि हम लोगों को वर्क करना है कि कैसे रेक्टिफाई करवाया जाए। फिर इसी में आते हैं इंसिडेंट, नॉन कन्फर्मिटी या करेक्टिव एक्शंस का, कि कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं तो सही मेथड से क्या है कि रिपोर्ट्स होने चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सभी को कम्युनिकेट होना चाहिए, और क्या हो गया जो फाइंडिंग होते हैं, जो रूट कोज फाइंड होते हैं, तो उसको कैसे हम लोग क्या है कि रेक्टिफाई करवाएं ताकि फ्यूचर में वैसे इंसिडेंट्स नहीं हो। तो कुछ अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, उसको भी क्या है कि हम लोगों को रिपोर्ट्स करने हैं, रेक्टिफाई करवाने हैं। यानी क्या है कि करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोगों को लेना है एज पर द इंसिडेंट्स फाइंडिंग, या जो भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन जो रिपीट क्या है कि अकर हो रहा है। फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि क्या है कि टाइम टू टाइम जो भी फाइंडिंग्स है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एक दिन की का क्या है कि वर्क नहीं है, इसमें हम लोगों को क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के OHS परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअली क्या है कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो ये टोटल्स इसमें क्या था, फर्स्ट में फॉरवर्ड था, सेकंड में इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शंस में कितने 5 पार्ट आए, फर्स्ट बैकग्राउंड था, एम ऑफ OHS मैनेजमेंट सिस्टम था, सक्सेस फैक्टर था, प्लान टू चेक एक था, फिर कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट था, फिर अब 10 क्लाउज था, यानी क्लाउज 1 में क्या एस्कोप, क्लाउज 2 में क्या नॉर्मेटिव रेफरेंस था, थर्ड में टर्म एंड डिफिनीशन था, क्लाउज 4 में कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था, क्लाउज 5 में लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन था, क्लाउज 6 में प्लानिंग था, क्लाउज 7 में सपोर्ट था, क्लाउज 8 में ऑपरेशन था, क्लाउज 9 में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन था, क्लाउज 10 में इम्प्रूवमेंट था, और फिर लास्ट में एनेक्चर्स ए है, जिसका मतलब है गाइडेंस ऑन दिस यूज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी क्या है कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे यूज करना है। फिर आगे में क्या है कि हम लोगों का कुछ इंडेक्स ये सब है। तो ISO 45000 में क्या है कि टोटल 10 क्लाउज हैं, और जो हम लोग ऑडिट करते हैं तो क्लाउज 4 और 10 के बीच जो क्लाउज है, इससे संबंधित जो पैरामीटर्स हैं, जो कंपोनेंट है, उस पे क्या है कि उस बेस पे चेकलिस्ट बनाते हैं, और उससे क्या है कि हम लोग ISO 45001 का ऑडिट करते हैं। तो सिंपल से हम लोगों को समझना है कि ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जिसके द्वारा हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, दुर्घटना को रोकने के लिए काम कर सकते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, या जो होता है कि हाँ जो सर्टिफिकेशन ये सब इसको इन्फोर्स करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो हमको ईजिली क्या है कि 45,000 ISO 45001 का सर्टिफिकेशन ये सब मिल सकता है। तो इसके साथ अंत में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।